जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे, जो आपको आज का जो वीकली टेस्ट है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा होगा तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। सबसे पहले सवाल हम देखिए, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा होगा। झरने का जल है, उष्णकटिबंधीय वन होगा, या फिर कैंसर उपचार हेतु औषधियाँ। तो ये जो होगा राइट आंसर, कैंसर के उपचार हेतु औषधियाँ। जैव संसाधन क्या होता है, तो इसमें से आपको पहचानना है कि इनमें से कौन जैव है। तो जीव जंतुओं से जो उत्पन्न होगा वो संसाधन, वो जैव संसाधन होगा। ठीक है। केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन। तो केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला जो संसाधन है वो क्या है, मोनाजाइट है। ठीक है, याद रखना है। संसाधन, संसाधनों का सही, संसाधन का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपका संसाधन का संरक्षण कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो कौन अनवीकरणीय नहीं है, तो जल। जल क्या है, अनवीकरणीय नहीं है, वो नवीकरणीय है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या आपका, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें से किसका उदाहरण है। तो लद्दाख में जो पाया गया यूरेनियम है वो उदाहरण है आपका संभाव्य संसाधन का। किसका, संभाव्य संसाधन, यानी कि भविष्य में इसका उपयोग होगा। संसाधन होता है, कैसा होता है आपको बताना है। तो ये मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, कौन यहाँ पे जो है प्राकृतिक संसाधन के रूप में है, तो मृदा यानी कि मिट्टी जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। तो इनमें से किनका जो है वाणिज्यिक मूल्य नहीं होगा। माता पिता का क्या हो जाएगा, प्यार, माता पिता का प्यार। ठीक। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, देखिए चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे चक्रीय संसाधन क्या होगा। तो जल, जल क्या होता है, चक्रीय संसाधन है ना। चलिए नेक्स्ट है, किसी भी भौगोलिक पदार्थ का मूल्यवान बनाने में सहायक होता है। तो किसी भी भौगोलिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में जो सहायक होगा, मनुष्य की योग्यता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन नहीं है भाई, तो मानव का स्वयं का विकास के लिए सोचना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किनके लिए चलाई जा रही है। तो ये जो योजना चलाई जा रही है ये युवाओं के लिए चलाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास निम्न में से किसकी सहायता से हो सकता है। तो ये जो होगा ना वो शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य और कौशल तीनों की सहायता से होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु को बनाने में नवीकरणीय नवीनतम ज्ञान अनुप्रयोग क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है वो प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा कि भारत में संसदीय शासन पद्धति किस देश से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। अगला सवाल है हमारा कि भारत में सरकारों का गठन कितने स्तरों पर किया जाता है। तो भारत में सरकारों का गठन 3 स्तरों पर किया जाता है। ये भी अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की शक्तियों को कितनी सूचियों में बांटा गया है। तो ये जो बांटा गया है 3 सूचियों में बांटा गया है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका, सुरक्षा, वित्त, संचार आदि जैसे केंद्रीय महत्व के विषय को किस सूची में रखा गया है। तो ये जो रखा गया है संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला सवाल है हमारा, भूमि, कृषि, पुलिस आदि जैसे विषय कानून बनाने का अधिकार इनमें से किसको है। तो ये जो हो जाएगा राज्य सरकार को। पुलिस जहाँ आ जाएगा ना, बस समझ जाइएगा कि राज्य सरकार जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय में किस सूची में रखा गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य को जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों के विषय में कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। तो ये जो हो जाएगा केंद्र सरकार को प्राप्त है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मूल कर्तव्य को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं।
1975 है, 76 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1976 हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान समय में संविधान में कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? तो वर्तमान समय में संविधान में जो है 11 मूल कर्तव्य जो है वो वर्णित है, याद रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो ये 86वां यानी कि 86 संशोधन के द्वारा। संसद के कुल कितने अंग होते हैं? तो संसद के जो कुल अंग हैं वो 3 अंग होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे ये कह रहा है संविधान के कौन से प्रावधान देश की सभी नागरिकों को सरकारों की मनमानी और निरंकुशता से बचाने के लिए है? तो कौन सा है भाई? तो ये है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ख। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस तिथि से देश में लागू हुआ है? तो कब से ये लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे जो इनके न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकारों को किस वर्ष मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसको जो हटाया गया 1978 में हटाया गया। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया है, क्या है भाई? इन्हें पदमुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी इसको नहीं निकाला जा सकता है, इसको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका जो कमजोर होने का परिणाम क्या हो गया? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। यूरोपीय कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी और कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी थी। तो ऑप्शन नंबर घ इसका। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि अंग्रेज़ों के भारत आने के पूर्व कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी? तो कौन सी आ चुकी थी? उसमें पुर्तगाल और डच जो है वो भारत आ चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था? तो ये जो सौंपा गया था वो पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार, समुद्र पार जाकर नए देशों के खोज व्यापार। चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी के प्रति सद्भाव नहीं कर सकती थी। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल है हमारा कि कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कायम रही थी? तो कौन सी था भाई? तो वो ब्रिटिश कंपनी थी। कौन सा? ब्रिटिश कंपनी। अगला सवाल है हमारा कि ब्रिटेन के किस सम्राट, ठीक है, ब्रिटेन के किस सम्राट ने सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो कौन था भाई? सम्राट जेम्स प्रथम ने भेजा था। ठीक है। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम किला आपके पास ऑप्शंस है, यहाँ पे देख लीजिए। सूरत है, मद्रास है, कलकत्ता है। तो फोर्ट विलियम किला जो था वो कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है। अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात पश्चिम बंगाल का नवाब किसे बना दिया गया था? तो वो बनाया गया था सिराज उद दौला को। ऑप्शन नंबर ख। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था। नवाब सिराज उद दौला का सेनापति कौन था? तो नवाब सिराज उद दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र था। ऑप्शन नंबर घ। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था? अब ये जो टकराव हो रही थी इसका कारण क्या था? कि कंपनी के नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी, ये तो होगा। कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपना निजी व्यापार भी कर रहा था, ये भी होगा। कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर रही थी, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अख्तियार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर रियासत। ठीक है। सालाबाई की संधि का संबंध इनमें से किनके बीच है? यानी कि किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और मराठा के बीच सालाबाई संबंध हुआ था। इनमें से कौन सा संधि का संबंध आंग्लो मैसूर युद्ध से है? तो कौन सा संधि है भाई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध जो है वो किससे है? आंग्ल मैसूर युद्ध से है। अगला सवाल है हमारा कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं टीपू सुल्तान को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस संधि के तहत नवाब सिराज उद दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी थी जो उन्हें मुगल शासक फारूक शियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था?
राइट आंसर हो जाएगा अलीनगर की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये सूरत में किया था। ठीक है। किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। ठीक है। किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद की संधि के द्वारा। अंग्रेज़ों एवं मराठों के बीच कुल कितने युद्ध हुए थे? तो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो युद्ध हुए वो 3 युद्ध हुए थे। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दावा की नीति की शुरुआत करी थी? तो ये जो हुआ था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? ये सहायक संधि की जो नीति लाई गई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी। अंग्रेज़ को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दिया था? तो ये जो इजाज़त दिया था ये दिया था शाहजहां ने दिया था। डलहौजी की राज्य हड़प नीति का पहला शिकार कौन बना? तो ये जो बना सतारा बना। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।